नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारा विशेष कार्यक्रम पीओके कब्जे की कहानी, संघर्ष की जुबानी। एक ऐसा इलाका जो भारत का हिस्सा है लेकिन दशकों से पाकिस्तान के कब्जे में है। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज भी पहचान, अधिकार और आज़ादी की लड़ाई जारी है। पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन क्या वास्तव में वहां के लोग आज़ाद हैं? क्यों लगातार उठ रही है विरोध की आवाज़ें? क्या है पीओके का इतिहास और क्यों भारत आज भी इसे अपना अभिन्न अंग मानता है? 1947 भारत का विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन युद्ध विराम से पहले कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। यही हिस्सा आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। भारत का दावा है पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान पीओके को दो हिस्सों में बांटकर संचालित करता है। पहला आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। कागजों में स्वायत्तता जरूर दिखाई जाती है, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और बड़े प्रशासनिक फैसले इस्लामाबाद में तय होते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का दोहन किया जाता है, लेकिन विकास और अधिकार नहीं दिए जाते हैं। पिछले बीते दिनों में हमने देखा कि पीओके इस वक्त अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। पिछले 8 महीनों से हमने देखा 57 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जब इलेक्शन सर पर है तो हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद डायरेक्टली पूरा पीओके कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करना चाहता है। जो उसका इलीगल ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ आज कश्मीर पीओके की आवाम खड़ी होते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो आसिम मुनीर ने अपने ब्रिगेडियर वहां पर डिप्लॉय किए हैं, वो ब्रिगेडियर सेम वही हैं जिन्होंने इमरान खान का के खिलाफ, इमरान खान के प्रोटेस्टर्स ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया था तो उन्होंने बिल्कुल ओपन फायर कर दिया था उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। अभी उनकी पोस्टिंग पीओके में आ गई है और हमने देखा है कि वो वहां पर भी दहशत फैला रहे हैं। साल 2026 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए। और लगभग 200 अन्य घायल हो गए। दरअसल अधिकारियों ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया। ये इस क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला एक प्रमुख नागरिक समाज गठबंधन है। कई शहरों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और संसाधनों की कथित लूट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसे शहर विरोध का केंद्र बन गए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई। दुनिया का ध्यान एक बार फिर पीओके की ओर गया है। हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, एक तरफ पाकिस्तान दावा करता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेना का शासन पाकिस्तान में आज भी चलता है। मुनीर की आज भी चलती है पाकिस्तान के पीएम से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आवाम को समझ में आ चुका है कि जहां पर उनके पीओके में आज सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, आज के टाइम में बिजली वो लोग पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं, बट सबसे महंगी बिजली का बिल वही भरते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहां पर खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, ना हॉस्पिटल्स की, ना स्कूल्स की, किसी की सुविधाएं नहीं है। गिलगिट में हम देख रहे हैं यही सेम चीज हो रही है। पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं लोग, जनता आवाज उठा रही है एक फेल्ड शासन के खिलाफ। ये देख लें आप, पुलिस सीधा सीधा फायर मार रही है साफ गन में। मरते मुजाहिद। पीओके विवाद अब केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है।
इसमें चीन भी एक बड़ा पक्ष बन चुका है। इसका कारण है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC। ये गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। भारत लगातार इस परियोजना का विरोध करता रहा है। भारत का कहना है कि यह परियोजना विवादित भारतीय क्षेत्र में बनाई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसी वजह से POK का सामरिक महत्व और बढ़ गया है। भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। नई दिल्ली लगातार कहती रही है कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये रुख और मजबूत हुआ है। भारत ने संसद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक POK का मुद्दा उठाया है। सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि आतंकवाद और अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता। POK के आम नागरिकों की सबसे बड़ी मांग है सम्मानजनक जीवन, रोजगार, शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी समय समय पर क्षेत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलते, असंतोष की आवाजें उठती रहेंगी। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। POK केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, रणनीति और लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय है। भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। पाकिस्तान इसे विवादित क्षेत्र बताता है। लेकिन इस पूरे विवाद के केंद्र में है यहाँ रहने वाले लोग जो बेहतर भविष्य, अधिकार और स्थिरता की उम्मीद रखते हैं। सवाल ये है कि क्या कभी इस विवाद का स्थायी समाधान निकलेगा? क्या POK में रहने वाले लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। गिलगित बाल्टिस्तान पहाड़ों के बीच सियासत, संसाधन और संघर्ष ये दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। लेकिन इलाके के भीतर सियासत का एक लंबा संघर्ष भी छिपा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, रणनीति से बेहद महत्वपूर्ण पाकिस्तान विवाद के केंद्र में मौजूद गिलगित बाल्टिस्तान आखिर है क्या? स्थानीय लोग किन अधिकारों की मांग कर रहे हैं और चीन के CPEC प्रोजेक्ट ने इस क्षेत्र को कैसे बदल दिया है? ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत के साथ विलय का निर्णय लिया, लेकिन इसी दौरान पूरे क्षेत्र में सैन्य और राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई। गिलगित और बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। तब से ये क्षेत्र दक्षिण एशिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्रों में गिना जाता है। भारत का कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान इसे अलग प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संचालित करता है। ये क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन 1947-48 से इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। क्षेत्र की आबादी लगभग 15 से 20 लाख है और ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति जीबी को पाकिस्तान पूर्ण प्रांत का दर्जा नहीं देता। ये स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा पाकिस्तान के केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। पाकिस्तानी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तानी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नाराज मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। सवाल ये है, क्या गिलगित बाल्टिस्तान को पूरा राजनीतिक अधिकार मिला है? यही बहस वर्षों से चल रही है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान की संसद में पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। पूर्ण प्रांतीय दर्जे की मांग लंबे समय से उठती रही है। हालिया चुनावों के बाद भी कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए। कुछ क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी विवाद है या फिर राजनीतिक पहचान का बड़ा सवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, लेकिन सबसे ज्यादा अशांत इलाका, खनिज संपदा से भरपूर लेकिन विकास की दौड़ में सबसे पीछे। बलूचिस्तान आखिर क्यों बार बार सुर्खियों में आ जाता है?
क्यों सुरक्षा बलों और अलगाववादी संगठनों के इस बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है? क्या सीपीसी ने विकास के नए रास्ते खोले हैं या विवाद को और बढ़ा दिया है? और आखिर बलूचिस्तान की लड़ाई का सच क्या है? किसी भी संघर्ष को समझना हो तो इतिहास को समझना जरूरी होता है। भारत का विभाजन हुआ, इसके बाद बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हुई। 1948 में कलात रियासत पाकिस्तान में शामिल हुई, लेकिन इसके बाद से ही क्षेत्र में समय समय पर असंतोष और विद्रोह देखने को मिला। 1960 का दशक, 1970 का दशक और फिर 2000 के बाद बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां बढ़ती गईं। पाकिस्तान अलगाववादी संगठनों को आतंकवादी संगठन मानता है, वहीं बलोच इसे राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई बताते हैं। सुरक्षा हमले, जवाबी सैन्य कार्रवाई और लगातार बढ़ती अस्थिरता के कारण बलूचिस्तान चर्चा के केंद्र में है। पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान में कई बड़े हमले हुए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों ने ली। सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और सीपीसी से जुड़ी परियोजनाओं को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने कई अभियानों में बड़ी सफलता हासिल की है, वहीं विद्रोही समूह अपने दावे पेश करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा? विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक असमानता, संसाधनों का बंटवारा और सुरक्षा संबंधी मुद्दे अहम हैं। पीओजेके में इस वक्त हालात बने हैं। पाकिस्तान की सेना की जो बर्बरता है, जिस तरीके से पीओजेके में जो पीसफुल एजिटेशन, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, जो एक मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को दी जाती हैं वो वहाँ नहीं है। इसके लिए जो रोष पीओजेके की जनता के अंदर है और जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाकर लगभग कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, ये एक निंदनीय कार्य वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान वहाँ के लोगों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है और लोगों को अंदर बहुत बड़ा रोष है। और जिस तरीके से लोग अब वहाँ आज़ादी चाहते हैं, पीओजेके में जिस तरीके से उनको गुलाम बना के रखा गया है, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब वहाँ के लोग जो हैं अपने सही मायनों में जो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट जिसे हम मानते हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जल्द ही मुझे लगता है कि फिर एक बार एक जम्मू कश्मीर के साथ वो जुड़ेगा। और जो निंदनीय काम वहाँ की सेना ने किया है, डायरेक्ट वहाँ पे गोली चलाकर एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर लोगों की किलिंग की है, इसको हम उसकी निंदा करते हैं। अगर पाकिस्तान वहाँ के लोगों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है और लोगों के अंदर रोष है और लोग जिस तरीके से अपना आक्रोश जो लोगों के अंदर आया है और जिस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और खुलकर पाकिस्तान सरकार और उनकी सेना के अगेंस्ट जो नारे लगा रहे हैं, आज उसी के लिए पाकिस्तान ज़बरदस्ती उनको दबा के कुचल के उनको रखना चाहता है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर वो पाकिस्तानी सेना की क्रूरता जो है वो वहाँ नहीं चलेगी। और जिस तरीके से आज़ादी के नारे उन्होंने लगाए हैं, बड़ी जल्द जो है वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनेगा। मुझे लगता है कि ये पूरा विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, ये देख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सरकार और सेना वहाँ के लोगों को कुचलना चाहती है, वहाँ के लोगों को दबाना चाहती है। लेकिन ऐसे आंदोलन जो हैं, जो एक अपनी मूलभूत अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, उनको दमन करने के लिए ये सब कोई पाकिस्तानी सेना कर रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि उनके हाथों से ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो निकल गया है। बलूचिस्तान की कहानी सीपीसी के बिना अधूरी है। समर्थकों का कहना है कि सीपीसी क्षेत्र को आर्थिक ताकत देगा। विरोध करने वाले समूहों का आरोप है कि स्थानीय आबादी को पर्याप्त लाभ नहीं मिला। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं है, ये राजनीतिक और आर्थिक चुनौती भी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी अपेक्षाकृत कम है। क्षेत्र प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है। फिर भी यहाँ विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे अक्सर चर्चा में रहते हैं। पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि बाहरी ताकतें अशांति को बढ़ावा देती हैं।
जबकि भारत इन आरोपों को खारिज करता है। बलूचिस्तान में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ये कहानी सिर्फ सुरक्षा संघर्ष की नहीं, बल्कि पहचान, अधिकार और विकास की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अब हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की सबसे बड़े आर्थिक और सामरिक प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदलने का दावा करता है, एक ऐसा कॉरिडोर जो चीन को अरब सागर तक पहुंचा देता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसे चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। लेकिन क्या CPC 2.0 वास्तव में पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, या फिर ये कर्ज, सुरक्षा संकट और राजनीतिक विवादों का नया अध्याय बनेगा? इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 2015 चीन और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक महत्वाकांक्षी सपना रखा। नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPC। पहले चरण का लक्ष्य था सड़कें बनाना, बिजली संकट कम करना और आधारभूत ढांचा तैयार करना। 10 साल बाद अब शुरू हो चुका है दूसरा चरण CPC 2.0, जहां फोकस केवल सड़क और बिजली पर नहीं, बल्कि उद्योग, डिजिटल तकनीक, ग्रीन एनर्जी और रोजगार पर है। यानी अगर CPC 1.0 इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो CPC 2.0 इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का दावा करता है। पाकिस्तान ने CPC 2.0 को 5 बड़े स्तंभों पर खड़ा किया है। पहला एक्सपोर्ट, दूसरा इनोवेशन, तीसरा पर्यावरण संरक्षण, चौथा ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर और पांचवा सामाजिक सशक्तिकरण। सरल भाषा में कहें तो पाकिस्तान अब फैक्ट्री, तकनीक, ग्रीन एनर्जी और रोजगार पर फोकस करना चाहता है। CPC 2.0 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs, राशाकाई, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, धाबेजी, बोस्तान और कई नए औद्योगिक क्लस्टर। पाकिस्तान का दावा है कि ये क्षेत्र विदेशी निवेश आकर्षित करेंगे, नए उद्योग लगाएंगे और लाखों रोजगार पैदा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या निवेश वास्तव में आ रहा है और क्या स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? CPC 2.0 केवल सड़क नहीं, डिजिटल कॉरिडोर भी बनना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क, ई-कॉमर्स, फिनटेक और टेक्नोलॉजी पार्क। चीन पाकिस्तान को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी अब लड़ाई केवल सड़क की नहीं, डेटा की भी है। CPC एक शरीर है तो ग्वादर उसका दिल है। अरब सागर के किनारे स्थित यह बंदरगाह चीन को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच देता है, इसलिए ग्वादर का सामरिक महत्व ज्यादा है। लेकिन ग्वादर की कहानी केवल विकास की नहीं है, स्थानीय समुदायों की शिकायतें भी हैं। रोजगार, पानी और संसाधनों के बंटवारे को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। CPC 2.0 की सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा, विशेष रूप से बलूचिस्तान क्षेत्र में है। यहाँ चीनी परियोजनाओं और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर कई बार हमले हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं यदि सुरक्षा चुनौती बरकरार रहती है तो निवेश और विकास दोनों प्रभावित हो सकते हैं। भारत शुरू से ही CPC का विरोध करता रहा है, कारण ये परियोजना गिलगित बाल्टिस्तान और POK से होकर गुजरती है। भारत इन्हें अपना अभिन्न अंग मानता है। नई दिल्ली का कहना है कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। यही वजह है कि CPC केवल आर्थिक परियोजना नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। CPC 2.0 पाकिस्तान के लिए उम्मीद भी है और चुनौती भी। एक तरफ उद्योग, नौकरी, तकनीक और निवेश के सपने हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा संकट, कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय विवाद। क्या CPC 2.0 पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा, या फिर ये वही सवाल छोड़ जाएगा जो CPC 1.0 पीछे छोड़ गया था? इसका जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।